जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारे, वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इसमें जो तुम्हारे जैसे कि जो चीज़ें मैंने आज क्लास में पढ़ाई है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसने आज क्लास ली है, जिसने आज 4 जुलाई वाली क्लास ली है, उसको पता है। अब जैसे ये डायग्राम है, अब इस डायग्राम में से क्या क्वेश्चन आने हैं, केवल मैं आज डायग्राम्स के क्वेश्चंस तुम्हें समझा रहा हूँ। यहाँ पे इस क्रियाकलाप में कहा गया है कि इस क्रियाकलाप को शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र और शिक्षक दोनों अपने आंखों पे क्या पहले चश्मे, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे एक मैग्नीशियम का रिबन लें। मैग्नीशियम क्या होता है, ये मैंने जो इस बार 10th क्लास पढ़ के 11th में जा चुकी है उनको दिखाया था। ये पूरी क्लास आएगी तो मैं सबको दिखाऊंगा। ऐसे एक रिबन होता है जो मेरे पास है अपने लैब में, और इसको रगड़ के साफ़ करना है। फिर इसे चिमटे की सहायता से पकड़ना है और स्प्रिट लैम्प बर्नर पे इसका दहन करना है। तो दहन करने के बाद बास गिलास में जो हमें राख मिलेगी इकट्ठा होकर, वो सफ़ेद जैसी होगी। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आँखों को यथासंभव दूर रखें। तो ये प्रैक्टिकल है। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं। एक तो ये पूछ लिया है कि ये क्या है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है, मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है वो होता है आपके क्या, Mg। जो मैंने आपको पढ़ाया है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 12। आपको मैंने 9th क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं। ये बर्नर है, बर्नर का मतलब जलाने वाली जो भी स्रोत है, बर्नर है, स्टॉप है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है आपके कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम प्लस में वातावरण में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का 2 अणु ले रहे हैं हम, और मैग्नीशियम के भी कितने अणु ले रहे हैं, 2। तो दोनों ने मिलके जो प्रोडक्ट बनाया वो बनाया आपके MgO। तो ये आपका क्या हुआ है, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई है, यहाँ पे आपके संयोजन। आपने क्या किया है, यहाँ पे 2 चीज़ों को संयोग से क्या है, जोड़ी है। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है, इसको आप किस रूप में देखते हो, संयोजन के रूप में। यानी कि MgO ये क्या हो जाएगा आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके। यानी MgO जो है वो क्या है आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो बास गिलास में इकट्ठा करेंगे तो सफ़ेद राख प्राप्त होगी हमें। जो इस बार 11th क्लास में जा चुके हैं उन बच्चों को पता है, मैंने प्रैक्टिकल मंदिर में करके बताया था। सफ़ेद राख प्राप्त होगी आपको, ठीक है। अब आपसे यही पूछा सकता है कि ये मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम क्या है, Mg, और किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जला रहे हैं। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होगा, MgO, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया आपके। दूसरा जो क्वेश्चन आपके दे रखा है, जैसे कि दूसरा एक चित्र आपके दे रखा है, इस चित्र में देख के भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है आपके। जैसे दे रखा है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यह आपके दूसरा क्वेश्चन है। देखो ये आपके चित्र दे रखा है, इस चित्र से दूसरा क्वेश्चन निकल के सामने आता है हमारे सामने कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण कीजिए। अब देखो जिसको तत्व याद हैं वो आराम से करेगा। जैसे आज मैंने क्लास में बताया था आपको कि दानेदार, अब दानेदार का मतलब ये देखो, ये दाने 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 दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर ये छोटे छोटे दाने। तो ये दानेदार क्या है आपके, जस्ता है। जस्ता का मतलब आपके जिंक, Zn, ठीक है। अब Zn की क्रिया यहाँ पे कहा जा रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये Zn प्लस में H2SO4, ये क्या है आपके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको पता है ये हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से, और जिंक क्या खुद बैठेगा। तो जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा आपके, जिंक सल्फेट।
तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई है आपकी। तो ये भी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब आपको रासायनिक अभिक्रिया देखो, इसके रंगों में परिवर्तन है, अवस्था में परिवर्तन है, गैस का निकलना या उत्सर्जित होना या ताप में भी परिवर्तन होता है, ये सब चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये मैंने आपको दूसरा डायग्राम बता दिया है। अब है कि रासायनिक समीकरण क्या है और किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो वही मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या है, अभिकारक, जो आज मैंने समझाया था आपको। अभिकारक को मैंने लिखा था क्लास में क्या, क्रियाकारक। वीडियो को आराम से देख के देखो, रोक के, तो आराम से। तो ये हो गया आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये क्या हुआ हमारा उत्पाद, तो ये हम पढ़ चुके हैं। फिर है रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लिखने का कैसा होगा। रासायनिक समीकरण जो है उसको आपको क्या करके दिखाना, संतुलित। जो आज रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन खूब किया हमने, एक बार नहीं कई बार रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करके बताया है। जैसे कि ये अभी हमने प्रैक्टिकल किया, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह, ये पूरा। तो ये संतुलित है या नहीं अभिक्रिया, ये देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये अभिकारकों की संख्या लेफ्ट में लिखी है और उत्पाद की संख्या राइट में लिखी है। यहाँ पे देखो Zn जिंक कितना 1 है, यहाँ भी कितना 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 हैं, यहाँ पे कितने 2 हैं। सल्फर यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कितना 1 है। ऑक्सीजन दोनों तरफ कितने 4 है। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी आपकी। लेकिन अब इस अभिक्रिया को देखो, जैसे कि आयरन है, जल है, ये फेरस ऑक्साइड आपके बन गया है H2। तो ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है आपकी कि लोहा देखो, यहाँ पे कितना 1 है राइट में, जबकि लेफ्ट में प्रोडक्ट में कितने जा रहे हैं 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे आयरन, यहाँ पे कितने जा रहे हैं 3 अणु हैं, और यहाँ पे कितना है, अकेला है। तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसी तरीके से अगर हम और देखें तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे शुरुआत में कितना 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4 है। तो ये भी आपको संतुलित करना है। तो आपको क्या करना है कि प्रारंभ में H2 का 1 अणु बढ़ाना है यहाँ पे इधर, फिर इधर अपने आप ही 4 अणु देखो, उत्पाद में 4 अणु किसके हो जाएंगे, Fe3O4 के हो जाएंगे, और 4 अणु किसके हो जाएंगे संतुलन के बाद। तो ये तो पहला काम हुआ कि आपको जल का 1 अणु यहाँ पे बढ़ाना है। इसके अलावा दे रखा है आपके कि हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे कितने हैं टोटल, 8 है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, 8 करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे लोहा कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा आपको, 3। तो फाइनल जो संतुलित अभिक्रिया आपको समझ में आएगी वो छठे चरण में जाके समझ में आएगी कि 3 लोहा 4 जल के मॉलिक्यूल मिला के इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं आपके। तो ये रिएक्शन, ये जो पूरी थ्योरी है, 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 5 और 6, इनमें मैंने आपको बिल्कुल भी उलझाना नहीं है। आपको सीधा, अब समय नहीं है सप्लीमेंट्री वालों के पास में, सीधा ही आपको दिमाग लगाना है कि ये बनेगा कैसे, ये संतुलन होगा कैसे। हमें केवल ये दे रखा होता है, देखो ये दे रखा है हमें, अब इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो मैंने क्लास में समझाया था, दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा कि कैसे आप संतुलित इसको करते हो। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ऐसे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करते हैं। ये जो नोट्स मैंने आपको आज जो नोट्सों से मैंने आपको पढ़ाया था उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोराइड बनाते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट मिलके आपके बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट बनाते हैं। सोडियम और जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन बनाते हैं। ये सारे के सारे नोट्सों के अंदर रिएक्शंस आपके दे रखी है। ये 7वां चरण दे रखा है आपको उसी चीज़ का, यहाँ तक पहुँच गया। हमारे 7 चरणों में अभिक्रिया को संतुलित करना बताया है। ये रिएक्शन आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की, तो ये आपके मैथेनॉल बन गया आपके। फिर ऐसे ये हमारे रेस्पिरेशन जो हमारे चलता है उसके विपरीत आपके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पेड़ों में चलती है आपके। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। तो ये सारी रिएक्शन मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा क्लास में। अभी केवल आपको ये प्रैक्टिस करके आना है कल।
अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है इस चैप्टर में। जैसे कि पहला प्रकार दे रखा आपके संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया मैंने समझाई थी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल। अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना भुजा हुआ चूना जो मार्केट से खरीद के लाते हैं कली, और ये है आपके वाटर जिसको आप इसमें डालते हो, तो भुजा हुआ चूना बनता है और साथ में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया को दूसरे रूप में देखें तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा छेपी, क्योंकि ऊष्मा क्या निकल रही है, बाहर निकल रही। तो ये आपको बता रखा है, देखो यहाँ पे ये गर्म हो जाता है एकदम, तो ऊष्मा क्या बाहर निकलती, हीट। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जोड़ा तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और आपके जल बाहर निकल रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपकी क्या संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसके बाद में संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करनी, जैसे कोयले का दहन है, तो ये करवाई थी मैंने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने करवाई थी आज आपको रिएक्शन। इसी तरीके से जल और ऑक्सीजन मिलके, दोनों अलग अलग गैस हैं, हाइड्रोजन गैस अलग है और ऑक्सीजन गैस अलग है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपके जल बना रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या संयोजन अभिक्रिया है। सरल शब्दों में इसमें आपके डेफिनेशन दे रखी है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन अभिक्रियाओं को दूसरा नाम क्या देते हैं, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण दे रखा है आपको कि आपने मेथेन गैस प्लस में आपने ऑक्सीजन गैस दोनों को मिलाया तो एक गैस बनी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस में क्या बना, वाटर। तो वाटर तो उड़ गया और साथ में क्या बची आपके ऊर्जा। तो ये भी कैसी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो क्या आप जानते हैं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी, क्योंकि श्वसन करने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो एनर्जी मिलती है। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया आपकी, ऊष्मा छेपी, जो हम श्वसन करते हैं। यहाँ देखो, ये आप खाते हो ग्लूकोज, आपके शरीर में रोटी खाते हो आप, C6H12O6, और ये आप लेते हो जैसे कि C6H12O6, ये तो ग्लूकोज का सूत्र हुआ, और ये आप लेते हो 6 ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन आप श्वसन के रूप में लेते हो, ये श्वसन के रूप में, और इसको पाचन के रूप में खाते हो। तो दोनों क्रियाएं जब आपस में मिलती है तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे हम बाहर निकाल देते हैं फेफड़ों के द्वारा, वाटर हम मलमूत्र के द्वारा या पसीनों के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, बाकी वाटर हमारे शरीर में क्रिया करने के काम आता है। मेनली हमारी कोशिकाओं को क्या मिल जाती है यहाँ से, ऊर्जा, और ऊर्जा किस रूप में मिलती है आपको, ATP के रूप में। तो आपकी जो श्वसन क्रिया है वो भी किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरीके से साग सब्जियों का विघटन यानी वनस्पति द्रव्य विघटित होकर कंपोस्ट बनाती है, वो भी कैसी अभिक्रिया, आपके ऊष्मा छेपी। अब आपने देखा होगा कि कई बार हमारे घरों में जैसे सब्जी है तो सब्जी को आपने नहीं खाया और उसको छोड़ दिया, अब उसको जब आप छोड़ देते हो तो वो सड़ रही है, गड़ रही है, तो उसको आप देखोगे तो वो गर्म हो रही होगी, उसके अंदर से ऊष्मा निकल रही है, आप महसूस नहीं करोगे पर उसके अंदर से क्या निकल रही है, ऊष्मा। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रही है, आपके सड़ रही, गड़ रही है। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी। साग सब्जियों का विघटन, कंपोस्ट बनना, ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी। तो अभिक्रियाओं का जो पहला प्रकार है आपके संयोजन अभिक्रिया, उसी के साथ एक एडिशनल रूप में हम पढ़ रहे हैं क्या, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली। अब दूसरा टाइप है अभिक्रियाओं का, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के अंदर आपको जैसे बता रखा है यहाँ पे कि एक परख नली, एक टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर हमने डाल रखा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाल रखा है। अब ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से रिएक्शन करेगा, उस चीज़ को हम देखेंगे इसके अंदर। फेरस का मतलब वही आपके लोहे की बात की जा रही है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल परख नली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की विधि आपको यहाँ पे बता रखी है आपको। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे इस चीज़ को, तो इसको वैसे तो ये प्रैक्टिकली समझाएंगे आपको क्लास में, लेकिन अभी आप केवल थ्योरी के रूप में इसको देख लो कि थ्योरी ये कैसे काम करेगी। देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने पर, अब देखो यहाँ पे गर्मी देनी पड़ रही है इसको, यहाँ पे देखो हीट देनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ जलाना पड़ रहा है इसके नीचे, ठीक है। तो गर्म करने पर गंध सूंघने की सही विधि क्या है, या तो देखो आपको आँखों से दूर रखना है इसको इस तरीके से,
तो ये वियोजन अभिक्रिया के अंदर आएगा आपके उदाहरण, जिसको हमने दिखा रखा है आपके कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हरे रंग में परिवर्तन हुआ है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा आपका फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 फेरस सल्फेट। अब आपने क्या दिया, नीचे से उष्मा दी, उसको ऊर्जा दी, और ऊर्जा देने के बाद में ये जो फेरस सल्फेट है ये फेरिक ऑक्साइड प्लस में आपके सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको टोटल को अगर मैं अलग अलग करके देखूँ तो देखो यहाँ पे देखो कितने अणु हैं इसके, सल्फेट के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। सल्फेट के कितने अणु हैं यहाँ पे, 2। यानी कि आपके इस रिएक्शन को मैं यहाँ ऊपर समझा रहा हूँ आपके कि देखो 2 अणु हैं FeSO4 और एक और लिख लेता हूँ FeSO4। अब ये 2 अणु मैंने अलग अलग कर लिए, इन दोनों अणुओं का नाम क्या है, फेरस सल्फेट। मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से जलाया। देखो ये नीचे जला रखे ना, ये नीचे जला रखा है, आग जला रखी है इसके नीचे बर्नर से, ये देखो ये जल रहा है। तो अब इसको हम देखते हैं कि हमने इसको ऊर्जा दी। अब हमने जब इसको ऊर्जा दी तो ये टूटेगा, ठीक है, इसका क्या होगा, वियोजन होगा। तो ये दोनों अणु एक साथ जुड़े हुए थे। अब हमने क्या किया, इसको ऊर्जा दी, उष्मा दी, इसमें हीट दी, तो देखो कैसे टूटा। तो एक तो हमने निकाला फेरिक ऑक्साइड, तो Fe2, ये वाला Fe पे आ गया और ये वाला Fe पे आ गया, दोनों Fe यहाँ आ गए देखो। ठीक है, अब साथ में इसके साथ में आया क्या, 3 ऑक्सीजन के अणु आए। तो कहीं यहाँ से ले लेते हैं, इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, तो 3 ऑक्सीजन के अणु ले लिया हमने। अब इसके पास कितने बचे, एक ही बचा है इसके पास नीचे, अगर यहाँ से हमने लिया है तो ये तो पूरे पूरे पड़े होंगे। तो टोटल हमने देखा कि यहाँ पे क्या बच गया, SO3 बच गया। और ऊपर देखो, ऊपर क्या है, ऊपर आपके बच रहा है क्या, आपके यहाँ पे SO4। तो अब आपको देखना है कि ये रिएक्शन क्या बैलेंस है या नहीं है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है इस तरीके से, लेकिन एक जगह हमने क्या निकाला है, SO2। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, पर हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, Fe2O3, ये क्या आपके फेरिक ऑक्साइड। तो अब इसमें समझाने की कोशिश क्या की है, क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित होता हुआ सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलाक्षणिक जो विशिष्ट गंध भी आप सूंघ सकते हो। आपने देखा कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, एकल का मतलब अकेला है ये अभिकर्मक, टूटकर 2 छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे देखो, ये क्या सल्फर डाइऑक्साइड है और ये क्या फेरिक ऑक्साइड है, यानी कि 2 ऑक्साइड बने। एक तो किसके ऑक्साइड बने, सल्फर के, और एक किसके ऑक्साइड बने, आपके आयरन के, फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ है, वियोजन हुआ है, चीज़ें टूटी है। तो गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल का त्याग कर देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड क्या है, ठोस है। फेरिक ऑक्साइड क्या है, ये ठोस है ये। जबकि SO3 और SO2 ये दोनों क्या है, गैस है। ये तो हवा में उड़ जाएंगे इस तरीके से, ये हमें ठोस रूप में मिल जाएगा। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। देखो ये जो है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला, इसका नाम क्या है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड का, ये तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम और ऑक्साइड। तो इसका दूसरा नाम क्या बता रखा है यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग हैं, उनमें से एक उपयोग क्या है, सीमेंट बनाने के काम आता है। उष्मा के द्वारा ली गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, उष्मा लेके चीज़ें टूट रही है, यहाँ पे भी अकेला प्रोडक्ट है, अकेला अभिकारमक है, और यहाँ पे भी क्या, अकेला अभिकर्मक है। तो ये दोनों के दोनों जो रिएजेंट है, ये उष्मा लेके क्या है, देखो यहाँ पे 3 में टूटे, तो ये दोनों को तो एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा, ये एक प्रोडक्ट, और यहाँ पे देखो ये टूट गया, ये टूट गया। तो इस प्रकार के जो टुकड़े हो रहे हैं उन्हें हमने क्या कहा है, वियोजन अभिक्रिया। तो 2 रिएक्शंस आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। और इसके अलावा आपको वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल और समझा रखा है, जैसे कि लेड नाइट्रेट है। ये देखो, ये ले आपके दिखा रखा है लेड नाइट्रेट।
ठीक है। हमने चिमटे से इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसको पकड़ रखा है, ठीक है। नीचे ये क्या है आपके बर्नर जल रहा है, उसमें दी हमने। तो लेड नाइट्रेट भी क्या अकेला प्रोडक्ट है, ये देखो ये अकेला प्रोडक्ट है आपके PbNO3 का होल ट्वाइस। 2 अणु Pb के हैं और NO3 के भी 2 अणु हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2PbO यानी कि 2PbO प्लस में 4 NO2 और 1 ऑक्सीजन का अणु, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग होगी और लेड ऑक्साइड अलग हो गया। देखो यहाँ पे 3 चीज़ों में टूट गया। जब एक चीज़ 3 चीज़ों में जब टूट रही है तो आपको आराम से समझ में आना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया होगी आपके वियोजन। कौन सी होगी? वियोजन। अगर इसका उल्टा कर देते तो यह क्या हो जाती है आपकी संयोजन। तो ये भी क्रियाकलाप आपको समझ में आ रहा है। तो आपने देखा कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। ये अभिक्रिया भी किस प्रकार की होगी? आपके वियोजन व अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी आपकी। तो ये हो गया आपके वियोजन अभिक्रिया। कुछ और भी क्रियाकलाप दे रखे हैं आपके वियोजन अभिक्रियाओं के, जैसे कि आपके दे रखा है इसमें कि यहाँ पे देखो जल का विद्युत अपघटन बैटरी के द्वारा बता रखा है आपको। जैसे कि पहला दिखा रखा है चित्र कि जल का विद्युत अपघटन। इस रिएक्शन के अंदर कि किस प्रकार एनोड व कैथोड पे उत्पादों का नाम भी दे रखा है आपको कि उत्पाद क्या क्या है। देखो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने क्या किया है कि जल का विद्युत अपघटन से क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो देखो ये तो है इसका एनोड, एक तरफ तो क्या है इसका है एनोड। तो एनोड पे तो देखो जो चीज़ मिलेगी वो हमें मिलेगी क्या? ऑक्सीजन O2। और एक तरफ इसका कैथोड, तो कैथोड पे जो हमें गैस मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? आपके H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि जल किस किस गैसों का बना होता है। जल बना होता है आपके ऑक्सीजन का और किसका बना होता है? हाइड्रोजन का। तो जल का वैद्युत अपघटन कर रहे हैं, वैद्युत का मतलब बैटरी के द्वारा जल को अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो जल उबलेगा तो इसमें से एक गैस तो कौन सी निकलेगी? आपके हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलेगी? कैथोड पे। और जल से दूसरी गैस कौन सी निकलेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी हमें? एनोड पे। तो ये है जल का विद्युत अपघटन बैटरी के द्वारा किया जा रहा है। फिर एक दिखा रखा है आपके कि चाइना डिश के अंदर एक पदार्थ रख रखा है जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, जिसका सूत्र ये रहा आपके Ag2AgCl। तो AgCl किसका सूत्र? सिल्वर क्लोराइड का। सूर्य के ताप में, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपने ऊर्जा दी है, लाइट दी है ना भाई, इसको बिजली दी है तभी जाके तो टूटा है जल के अणु टूटे। यहाँ पे ऊर्जा कौन सी मिल रही है? सूर्य के प्रकाश। तो जहाँ भी वियोजन अभिक्रिया हो रही है, जहाँ भी वियोजन अभिक्रिया हो रही है वहाँ पे ऊर्जा क्या देनी पड़ रही है? ऊर्जा क्या है? देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे देखो सिंगल प्रोडक्ट है जो AgCl में टूट गया, यहाँ पे AgBr है, ये भी Ag और Br में टूट गया। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत यानी फोटोग्राफी में किया जाता है। कौन सी का? इन दोनों का, ठीक है। ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया? आपके वियोजन अभिक्रिया। डायरेक्टली एग्जाम में आती है आपके कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। या फिर AgCl का टूटना Ag में और Cl में किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके वियोजन अभिक्रिया है। तो ये डायरेक्टली चित्र से भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। फिर है आपके विस्थापन अभिक्रिया, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। विस्थापन, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के द्वारा क्या रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि चित्र आपको दिखा रखा है कि कॉपर सल्फेट है, जो आज हमने क्लास में भी देखा था, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील है। देखो यहाँ पे लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, ये ब्लू कलर का, ये किसका विलयन है? आपके कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या हुआ? अब ये लोहे की कील है, अभी बिल्कुल सही है, लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील को देखो, इसका कलर ही बदल गया है। तो क्या हुआ है? लोहे की कील का भूरा रंग क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन का कैसा रंग होता है? नीला रंग। कैसे हो जाता है? मैलिन पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो लोहे की कील है और अंदर विलयन किसका? कॉपर का। ये देखो ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें ऑलरेडी विलयन किसका भरा हुआ है। मैं इसको नीले कलर से बना देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें। देखो ये आपके टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है? ये कॉपर सल्फेट का विलयन।
ये सपोज करो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का क्या भरा हुआ है, विलयन। कॉपर सल्फेट का मतलब ये वाला CuSO4, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसमें एक आयरन की कील डाली, यानी कि आपने क्या किया, एक कील डाल दी, सपोज करो इस टाइप से, ये आपने एक कील डाली इसके अंदर। अब जब आपने इसको डाला तो इसका रंग तो बिल्कुल दूसरा टाइप था। लोहे की कील कैसे होती है, बिल्कुल साफ स्टील जैसी चमकती हुई। लेकिन जब इसको बाहर निकाला तो इसका कलर कैसे हो गया, ये देखो, इसका कलर हो गया आपके ग्रे टाइप हो गया, या फिर ब्लैक टाइप देख सकते हो, जैसे इस टाइप से इसका कलर हो गया। तो आपने देखा कि इससे इसका कलर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या हुआ है कि कॉपर ने तो अपनी जगह छोड़ दी है, और कॉपर की जगह कौन आ गया, आयरन। तो जो हमारे विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन विस्थापन, उसमें क्या हुआ है कि आयरन किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ। कॉपर कहाँ चले गया, बाहर चले गया। तो कॉपर सल्फेट की जगह नया प्रोडक्ट क्या बना है, आपके आयरन सल्फेट। इस अभिक्रिया में लोहा, आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ और भी उदाहरण हैं, तो आज हमने सारे उदाहरण पढ़े थे क्लास में, मैंने सारा का सारा आपको रिवीजन करवाया था। जैसे कि देखो इसका जिंक वाला है, तो जिंक, अब जिंक किसको रिप्लेस करेगा, आपके कॉपर को, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा। ऐसे ही आपके ये है लेड भी किसको रिप्लेस कर रहा है, कॉपर को, तो क्या बना आपके लेड क्लोराइड। तो जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, तो भाई कॉपर को उसके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो ये तो हुआ विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो एक ही विस्थापन हो रहा है, एक चीज़, जिंक अकेला है और अकेली चीज़ को हटा रहा है, लेड भी अकेला है और अकेली चीज़ को हटा रहा है यहाँ पे। लेकिन एक रिएक्शन आएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि दोनों आपस में हटाएंगे। जैसे देखो कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट, आपके बेरियम क्लोराइड, ये दो प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट ये हैं आपके, ये दोनों क्या अभिकारक है। तो ये आपस में क्या करेगा, सोडियम तो जाएगा यहाँ और बेरियम आएगा यहाँ पे। ये देखो, अब देखो पहले बेरियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है आपके, यहाँ पे देखो आप कि शुरुआत में आपके बेरियम के साथ कौन जुड़ा है, बेरियम के साथ हमारे विस्थापन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में जो आपके चलता है, इसके बाद में जो आपके चलेगा वो चलेगा आपके, जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया नहीं आपको, उपचयन और अपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, जो मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं आज, तो इसको मैं कल समझाऊंगा, आपके ऑक्सीकरण और अपचयन, इसका वीडियो कल बनाएंगे। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रीफली मैंने आपको क्या क्या समझाया है, दोबारा बता रहा हूँ एक बार, जिससे आपको सारी चीज़ें और क्लियर आ जाए। वीडियो को पूरा ढंग से देख लेना, वरना कुछ समझ में नहीं आना जाना है, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया। दोबारा बता रहा हूँ पूरा का पूरा। देखो सबसे पहले मैंने आपको केवल ये बताई कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है, जो क्लास में बहुत अच्छे से बताई है मैंने आपको, इसलिए क्लास में जो पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। देखो रासायनिक अभिक्रिया में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं आपके अभिकारक, अभिकारक के अणु आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे
कितने भी हो सकते हैं अभिकारक के अणु आपस में मिलेंगे और मिलके क्या बनाएंगे, आपके उत्पाद बनाएंगे। ये उत्पाद बन गया आपके, ठीक। तो अभिकारक में जितने अणु होंगे उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो हमारी समीकरण है वो क्या होती है, हमारी संतुलित होती है। तो दो ही क्वेश्चन है, एक तो अभिक्रियाओं के पूछेंगे आपसे प्रकार कि कितने प्रकार की अभिक्रिया हैं, और एक पूछेंगे कि अभिक्रिया को संतुलित करो। तो दोनों चीज़ें आज क्लास में क्लियर की है, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का Mg किसके, वायु की उपस्थिति में, वायु का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो दोनों का हमने दो दो अणु लिए, तो यहाँ पे ले लिया 2MgO। अब कई बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, सर यहाँ तो आपने नीचे ऑक्सीजन के तो नीचे दो लगाया है और मैग्नीशियम के आगे दो लगाया। बेटा क्या होता है कि ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो क्या है कि ऑक्सीजन हमेशा द्विलक के रूप में पाई जाएगी, द्विपरमाणविक है ये, और मैग्नीशियम क्या है कि अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए इसके आगे दो लगाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के दो अणु और ऑक्सीजन के दो, तो ये बन गया आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, चीज़ें जुड़ी है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, आपके संयोजन। दूसरा वही चीज़ आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार आपके क्या, जस्ता। तो ये आपके जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों की क्रिया कराने से क्या बना है, नया प्रोडक्ट जिंक सल्फाइड बना है, ठीक है। इसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसके अंदर से गैस निकलेगी, उत्सर्जित होगी, और तापमान में भी उसके परिवर्तन होगा, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण है उनका संतुलन बताया है इसके अंदर। देखो रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है ये समझना है कि भाई रासायनिक रिएक्शन कैसे लिखना है आपको। तो देखो रासायनिक रिएक्शन लिखने पे बिल्कुल ध्यान मत देना, वो मैं आपको क्लास को बता चुका हूँ कि एक तरफ आपके क्या आएंगे, अभिकारक आएंगे, और एक तरफ क्या आएगा, आपके उत्पाद आएगा। अब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीके पे आपको पढ़ना पड़े, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया लिखी कैसे जाती है। आपसे केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन कैसे करते हैं। दूसरी बात, जो बच्चों को संतुलन समझ में नहीं आ रहा है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और उस नंबर से आप पे ज़्यादा नहीं है भाई, 1 नंबर के क्वेश्चन से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होना है। पर देखो अगर समझ में आ जाए तो सबसे बेस्ट है, पर ऐसा नहीं है कि 1 नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में परेशान हो। मैं क्लास में और समझाऊंगा कल सुबह, लेकिन इसको देखना ज़रूर है, ठीक है, कोशिश करना है। अब जैसे जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के जो संतुलन के जो नियम चल रहे हैं, जैसे कि ये 7 चरण हैं आपके, तो ये 7 चरणों में दिमाग नहीं लगाना है। क्यों कि मैंने आज आपको बहुत स्पष्ट में, बहुत सरल में समझाई थी सारी चीज़ें क्लासेज में। तो जैसे इसके 7 चरणों में एक एग्जाम्पल आपको बता रखा है, जो मैं रिविज़न में आपको बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन क्या है, मैं ऊपर आपको एक अलग पेज पर लिख के इसको बता देता हूँ। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है आपके, जैसे ये रिएक्शन है आपके कि Fe प्लस में आपके H2O प्लस में देखा आपके Fe2O3 प्लस में H2, ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। ये आपके आयरन है, फेरस, और ये आपके वाटर है, ये आपके फेरिक ऑक्साइड है, ये क्या आपके फेरिक ऑक्साइड। अब इसके 7 चरण दे रखे हैं, कितने, 7 चरणों का मतलब एक रिएक्शन को करने में 1 घंटे का टाइम चाहिए, पर हम इसको बहुत शॉर्टकट में करेंगे। हमें ये लेफ्ट एंड राइट करना है, ये वाला देखो लेफ्ट एंड राइट करना है इस तरीके से, ये आपके LHS और ये आपके RHS, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोहा कितना है, 1 है। यहाँ पे लोहा कितना है आपके, 2 दे रखा है। ऑक्सीजन कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3। हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 2 दे रखे हैं। तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो इस तरीके से कि यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, देखो 2 ये है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। तो ये तो गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन अकेली है, यहाँ पे आयरन 2 है, जबकि आयरन यहाँ पे अकेला है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। चलो हाइड्रोजन तो मिल रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर भी 2 है ना, इधर भी 2 है, लेकिन इसका आयरन का और ऑक्सीजन का क्या करें भाई। तो आयरन और ऑक्सीजन में क्या करना है, अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें ऐसी बैलेंसिंग बैठानी है कि आयरन और ऑक्सीजन आराम से बैठ जाए। तो हम देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो हम 2 करके देखते हैं
कि चलो हमने 2 किए, तो लोहे के आगे 2 लगाए तो चलो लोहा तो इधर भी 2 हो गए, ठीक है। अब लोहे के आगे 2 लगाए तो लोहा तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब इसका देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को और इसको कैसे संतुलित करें। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही है, अगर हम इसके आगे 2 भी लगाते हैं तब भी ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 होंगे। 3 लगा देते हैं, ठीक है, 3 लगा दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। चलो ऑक्सीजन की बैलेंस होगी, लेकिन हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 6। तो ये बैलेंसिंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो हम इसको और देखते हैं कि 6 की जगह हमें क्या करना है। जैसे मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ तो चलो 6 हो जाती है, लेकिन हम इसको आयरन को 3 करके देखते हैं एक बार। ये जो रिएक्शन है पूरी इसको मैं मिटा रहा हूँ आपके सामने। चलो मिटाते नहीं, इसको देखते हैं। केवल इसको मिटाता हूँ मैं नीचे से, लेफ्ट राइट को। देखो यहाँ पे हम करते हैं, दोबारा से लिखते हैं इसको, आपके एक अलग कलर से लिखते हैं इस बार। चलो ब्लू से देखो, ये मैंने लिखे कि 2 हमने ले रखा है। अब मैं 2 ना लेके इसको 3 लेता हूँ, चलो, और मैंने आयरन को लिया 3, ठीक है, और H2O को लिया मैंने 4। अब देखो बैलेंसिंग क्या बनती है। तो आयरन 3 है तो Fe3। अब Fe3 के साथ में मैंने 4 के 4 ऑक्सीजन यहीं जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए ऑक्सीजन, तो चारों के चारों जो हाइड्रोजन है वो भी बच रहे हैं, तो 4H2 एज इट इज़ उतार दो। तो ये भी बैलेंसिंग बैठ गया और ये भी बैलेंसिंग बैठ गया। ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है, तो आपको इस तरीके से करना है। दूसरी बात कि हमारी जो NCERT की जो बुक है, इसमें मुश्किल से 20 रिएक्शन है जो आपस में क्या होती है, संतुलित होती है, ठीक है। इन 20 रिएक्शनों को अगर 1-2 बार आप लिखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो संतुलन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, संतुलन आराम से आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी रिएक्शन चलती है, संतुलन वाला हो गया आपके। इसके बाद जो हमारी रिएक्शन चलती है वो चलती है आपके, सबसे पहले कौन सी, संयोजन रिएक्शन। संयोजन रिएक्शन के साथ ही इसका एडिशनल रिएक्शन क्या है, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्मा क्या है, बाहर निकल रही है। तो हमने इसको देखा था अच्छे से, जो मैं आपको मार्कर से बता रहा हूँ कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया आपने मार्केट से, ये आप खरीद के लाए मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो आज रिएक्शन, इसमें आपने घर ला के पानी डाला, यही वाला है। ये देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड आप मार्केट से लाए, आपने घर से पानी इन्वॉल्व किया इसके अंदर, तो देखो यहाँ से हीट निकलेगी, ऐसे हीट निकली, तो ऊर्जा जो बाहर निकल रही है, इसके आधार पे इस अभिक्रिया का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका दूसरा नाम क्या है, ऊष्माक्षेपी वियोजन या संयोजन। तो ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया, यानी कि जब जो 2 चीज़ें मिल रही है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, A + B ने मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाया है, क्या, आपके C। तो यहाँ पे देखो, 2 ने मिलके C को बनाया है। तो जब 2 चीज़ें मिलके बनाती है एक चीज़ को, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों ने मिलके क्या बनाया, आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहा, बिना बुझा हुआ चूना, पानी डाल दिया तो चूना क्या हुआ, बुझ गया, और आपको क्या मिली, साथ में ऊष्मा मिली। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसकी बात कर रहे हैं, तथा जल मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इसका जो नाम है वो क्या है बेटा, केमिकल नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो नाम है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक या अणु मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से ये जो हमने बनाया है अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर कार्बन डाई गैस और जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, आपके कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बनेगा, जल। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है, इसको ऐसे समझो कि आपने क्या किया कि मार्केट से आप क्या खरीद के लाए, कैल्शियम ऑक्साइड लाए, ठीक है। मार्केट से आप लोग कलर करने के लिए घर में कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाए, उसमें आपने क्या किया, पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद में वो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। ये आपके अभी बाल्टी में भरा हुआ है, जिस पात्र में आपने मिलाया ना उसमें भरा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने क्या किया कि इसमें से आपने ब्रश लिया और ब्रश लेके दीवार को पेंट किया ऐसे। तो दीवार पे आपने क्या लगाया है, देखो बेटा, दीवार पे आपने क्या लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया है।
अब दीवार पे जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया तो दीवार पे एक गैस गई, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करी और क्रिया करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे लगा दिया हमने, दीवार पे पेंट कर दिया ऐसे। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में है, वो गैस इससे क्रिया करेगी और एक कठोर पदार्थ बनाएगी कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट हमारी दीवारों पे ऐसे चिपक जाएगा। जैसे आपके चौक है ना, मेरा हाथ में जो चौक थी आज, वो इस तरीके से बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जो टाइट पदार्थ है वो क्या है? आपके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। शायद ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो ये कैसी रिएक्शन है बेटा? ये रिएक्शन आपके संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरा इसमें उदाहरण बताया है कि जल बनाने के लिए, यानी कि वाटर बनाने के लिए दो गैसों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी गैस? आपके 2 H2 ले लिया आपने, 2 हाइड्रोजन के अणु, प्लस में एक अणु किसका ले लिया? ऑक्सीजन का। तो आपको 2 अणु किसके मिल गए? जल के। तो जल किन 2 गैसों से मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हम जानते हैं अगर आपने कभी भी जल को गर्म होता हुआ देखा किसी भी भगोनी वगैरह में, ठीक है, तो आप देखते हो भाप के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग चले जाती है ऐसे, और जल गायब हो जाता है। तो ये दोनों का भी क्या हुआ है? संयोजन हुआ है और एक जल बन गया। तो ये भी कैसी हुई? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी, यानी उष्मा उसमें बाहर निकल रही है। तो ये जैसे प्राकृतिक दहन है, CH4, ये मैथेन गैस का सूत्र है, मैथेन गैस। अगर मैथेन गैस के साथ में O2 गैस डाली जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा और क्या बनेगी? ऊर्जा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? आपके संयोजन हो रहा है, ठीक है, पर इसमें क्या है? ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊर्जा। तो ये संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ में क्या? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसी तरीके से आप ग्लूकोज खाते हो शरीर में खाने के रूप में, रोटी गेहूँ जो खाते हो, और क्या लेते हो? ऑक्सीजन गैस लेते हो। तो ये दोनों जब मिलती है तो एक नई गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। साथ में आपके शरीर की कोशिकाओं को क्या मिलती है? ऊर्जा। तो ये भी क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया साथ साथ चल रही है। ये बात शायद सबको समझ में आ रही होगी। अब दूसरी हमारी रिएक्शन है आपके वियोजन। अब वियोजन में क्या होगा कि एक पदार्थ होगा, यानी A होगा, और एक इसमें टूटेगा B और C में, यानी एक का टुकड़े 2 में हो जाएंगे। तो इससे अभिक्रिया को क्या बोलोगे? वियोजन। जो दे रखी है देखो, यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट आपके फेरिक ऑक्साइड और आपके सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया। वियोजन अभिक्रिया। इसमें जरूरत पड़ेगी किसकी? उष्मा की। उष्मा देनी पड़ी है। जब उष्मा देनी पड़ रही है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलोगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होगा? आपके उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसी तरीके से ये चूना पत्थर है जो हमने अभी बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये किसमें टूटेगा? वापस कैल्शियम ऑक्साइड में, और कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा CO2 में, क्योंकि पानी तो पहले ही उड़ चुका है तो पानी तो मिलेगा ही नहीं दोनों के बीच से। तो ये भी क्या है? आपके वियोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा आपके लेड नाइट्रेट को तोड़ा जाए तो लेड ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, यहाँ भी टुकड़े हो गए। और सब चीज़ों में देखो, यहाँ भी उष्मा देनी पड़ रही है, यहाँ भी उष्मा देनी पड़ रही है, यहाँ भी ताप देना पड़ रहा है। तो कैसी हुई? उष्मा शोषी, यानी उष्मा जब तक उष्मा का शोषण नहीं करेंगे ये, तब तक ये अभिक्रिया वियोजन नहीं हो सकती। आगे दे रखा है आपके क्या? वाटर का अपघटन दे रखा है। वाटर का क्या दे रखा है? अपघटन। यहाँ पे देखो, जल का विद्युत अपघटन। अपघटन का मतलब ही क्या होता है बेटा? तोड़ना। अपघटन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो यहाँ पे बैटरी लगाई पानी के अंदर हमने, तो जो एनोड होता है, एनोड और कैथोड दोनों पे मैंने आपको बताया है कि एनोड और कैथोड दोनों पे चीज़ें क्या होती है। तो आपको मैंने अच्छे से बताया है कि भाई जब पानी का, जब जल से विद्युत अपघटन करते हैं तो आपको पता है पानी किस किस गैसों से मिलके बना हुआ है, ये बात आप जानते हो। तो पानी जब 2 चीज़ों से बना हुआ है, कौन कौन सी गैसें हैं पानी के अंदर? एक तो कौन सी गैस है आपके? हाइड्रोजन, और एक आपके कौन सी गैस है? आपके ऑक्सीजन। तो पानी उन्हीं गैसों में तो टूटेगा। तो आपको पता है कि भाई एक जो 2 क्या है आपके? इलेक्ट्रोड है। तो एक इलेक्ट्रोड पे तो कौन सी गैस जाएगी? आपके ऑक्सीजन, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस जाएगी? आपके हाइड्रोजन। तो याद रखना है कि जो एनोड है, एनोड पे कौन सी गैस जाएगी? आपके O2 गैस जाएगी, ठीक है। अब ये एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ये क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी? आपके हाइड्रोजन। लेकिन पानी भी टूट गया ना, ये देखो, ये जल, ये H2O जल का एक सूत्र है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन अलग और आपके ऑक्सीजन अलग, ये दोनों के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। तो ये भी जल का विद्युत अपघटन। इसी तरीके से सूर्य है। अब सूर्य क्या कर रहा है? सिल्वर क्लोराइड और
सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को तोड़ के क्या बना रहा है, सिल्वर सिल्वर अलग कर रहा है और क्लोराइड और ब्रोमाइड को अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या वियोजन अभिक्रिया है। इसी तरीके से विस्थापन है, तो विस्थापन में मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी, हटा देगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉपर है, तो कॉपर क्या करेगा, विलयन से मूव हो जाएगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, आयरन। तो यहाँ पे देखो ये कॉपर हट गया और इसकी जगह कॉपर की जगह कौन आ गया, आपके आयरन आ गया, तो ये भी विस्थापन। इसी तरीके से ये रिएक्शंस आपको समझा रखी है। ये देखो यहाँ पे जिंक किसकी जगह ले लेगा, कॉपर की, यहाँ पे जिंक आ जाएगा। यहाँ पे लेड किसकी जगह ले लेगा, कॉपर की। देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट, लेड क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, चीज़ों को विस्थापित किया है। इसी तरीके से आपके लास्ट में दे रखा है आपके सोडियम सल्फेट। तो सोडियम किसकी जगह चल जाएगा, क्लोरीन के पास चल जाएगा, और बेरियम किसके पास आ जाएगा, सल्फेट के पास। देखो बेरियम सल्फेट और आपके सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें विस्थापित हुई है। तो आपके मैंने 4 रिएक्शन आपको अच्छे से बता दी, जिसमें से 3 रिएक्शन आपके मुख्य है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक। एक तो अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया के बारे में बता दिया आपको। अभिक्रिया संतुलन के बारे में बता दिया आपको। फिर आपको संयोजन, संयोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी। फिर आपको वियोजन, वियोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा शोषी। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बता दिया क्या, विस्थापन के 2 प्रकार, एक तो विस्थापन और एक द्विविस्थापन। अब आपको क्या करना है, 10वीं क्लास के सारे स्टूडेंटों को बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, इनके सारे के एक उदाहरण जो दे रखे हैं ना, हिंदी कुछ नहीं लिखनी, केवल रिएक्शन लिख के लाना है कल। तो 2 पेजों का काम बता रहा हूँ मैं आपको, और रिएक्शनों को 2-2 बार लिख के लाना, जिससे याद हो जाए कि सर कौन सी रिएक्शन में कौन सी चीज़ निकली है, कौन सी चीज़ जुड़ी है। मैं आपसे पूछूंगा ये वियोजन का उदाहरण है, ये उष्माक्षेपी का है, ये संयोजन का उदाहरण है, ये आपको आने चाहिए। कल की क्लास में मैं आपसे यही डिस्कस करूँगा, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके लाना आप लोग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद करके आना है।